मौन वाणी का अभाव नहीं है, विचारों की गहरी उपस्थिति है। आत्मा शब्दों को नहीं बल्कि उसी सत्य को सुना करती है जो बिना कहे प्रकट हो जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। लोकसभा में एक बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए करेंगी प्रस्तावित। राज्यसभा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के संबंध में परिनियत संकल्प करेंगे पेश। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने सभापति के व्यक्तित्व को बताया सेवा, समर्पण और संयम का सार। उपसभापति समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने किया स्वागत। राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और संसदीय आचरण की निर्धारित लक्ष्मण रेखा का पालन करने की अपील। बोले, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करे सांसद। लोकसभा की कार्रवाई में अवरोध के बीच मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित। जीएसटी विनियमन को केंद्र के नए जीएसटी स्लैब के अनुरूप बनाने की व्यवस्था करना उद्देश्य। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी जारी। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर और यूपी में कई जगहों पर तलाशी अभियान। मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त। अब तक मामले में 7 प्रमुख आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। अप्रैल से सितंबर में 18% बढ़कर 35.18 अरब डॉलर पर पहुंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अमेरिका से निवेश दोगुना से अधिक बढ़कर 6.62 अरब डॉलर पहुंचा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज एक बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। वहीं राज्यसभा में सरकारी कार्य की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के संबंध में परिनियत संकल्प पेश करेंगे। इस पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय तय किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पहली बार सदन की अध्यक्षता की। कार्रवाई शुरू होने पर सभी ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विभिन्न दलों के नेताओं ने सभापति का स्वागत किया। उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की चर्चा करते हुए उच्च सदन के सभापति के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा, समर्पण और संयम को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व का सार बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सदन नए आदर्श स्थापित करेगा। आदरणीय सभापति जी, शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए सदस्यों से सदन में परिपक्व और सार्थक बहस करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करना सबका धर्म है। In the very first few days after my assumption of office, I met all the floor leaders of the Rajya Sabha. During the meeting, I had stressed that the entire nation looks up to us for mature deliberations on policies that will shape our future. Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. Rajya Sabha has been the cradle of many profound debates and discussions which have helped in shaping the destiny of our nation. Each time we enter this temple of democracy, we should pledge to ourselves to follow the basic principles of parliamentary democracy, which are dialogue, deliberation, debates, and discussion. I am so deeply moved by the wishes, appreciations, and the encouragement by 33 members of this August House. It is my honor and privilege to serve Bharat Mata, and I thank you for electing me as the Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha. We all should be proud of India's democratic power and celebrate her as the mother of democracy. As it is mentioned by many members, my humble journey from Tirupur, the knitwear capital, to New Delhi, the national capital, shows the remarkable power of our democracy.
Only in democracy a person can rise from the humblest beginning to the high positions in public life. This rise makes me more conscious of the duties and responsibilities of the chair. The chair had been adorned by the finest and the most distinguished sons of the soil. Their intellect, dignity, and commitment to parliamentary democracy have left being an enduring legacy, and I assure the House to continue their great legacy. We all had celebrated the 76th anniversary of the adoption of Constitution as Samvidhan Divas in a grand manner. It is essential for every citizen to live up to the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity. These ideals ensure that every citizen, regardless of the caste, creed, gender, language, region, or religion, has a rightful place in our motherland. My humble request to all the honorable members of this august House that we all must act as exemplary leaders by upholding these constitutional values. लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के अवरोध के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है। इसमें जीएसटी विनियमन को केंद्र के नए जीएसटी स्लैब के अनुरूप बनाने की व्यवस्था की गई है। ये विधेयक लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और करदाताओं पर इससे अनावश्यक कर नहीं लगेगा। Manipur GST amendments couldn't happen in time as the State Assembly was in a suspended mode. Manipur Goods and Services Act 2017 was amended through an ordinance which was promulgated by the central government on 7th October 2025. Now this bill has been brought to replace the second amendment ordinance 2025 and give permanent effect to the amendments made to the Manipur GST Act in 2017. I'd like to say a few words on the salient features. A track and trace system will be introduced to closely monitor how certain sensitive goods move through the supply chain. This will help prevent leakages and make oversight more effective. Rules also dealing with the time of supply for vouchers are being removed because issuing a voucher is not actually a supply of goods. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से बात की। इस दौरान उन्हें चक्रवाती तूफान दितवाहा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में पुनर्वास प्रयासों में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत में श्रीलंका में हुई जानमाल की हानि और तबाही पर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग संकट की इस घड़ी में द्वीपीय राष्ट्र के लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की लगातार मदद का भी भरोसा दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने आपदा के मद्देनजर भारत की सहायता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। इस दौरान बचाव दलों और राहत सामग्री को तुरंत भेजने की सराहना की। दिसानायके ने भारत के समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए श्रीलंका के लोगों की ओर से सराहना भी व्यक्त की। चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचा दी। घर उजड़ गए, जिंदगियां रुक गई, लोग मदद की आस में थे और इसी कठिन समय में भारत मानवीय धर्म निभाने के लिए आगे आया। मानवता को प्राथमिकता देते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सागर बंधु
एक ऐसा अभियान जिसका लक्ष्य है जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना, जीवन बचाना और उम्मीद की किरण जगाना। श्रीलंका में हम लोग 3 दिनों से ऐसे फंसे थे, इतनी बुरी तरह फंसे थे। और आज जब हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है, तो हम खुशी से सामान्य रहे थे। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। Thank you very much, and we are really escaped. We are rescued from that cyclone impact. Thank you very much. बहुत बड़े मुश्किल से बाहर निकलना है। इस ऑपरेशन के तहत 28-29 नवंबर 2025 की रात हिंडन एयरबेस से C-130 और IL-76 विमान रवाना हुए, जो 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक NDRF कर्मी और 8 टन उपकरण लेकर कोलंबो पहुंचे। वहां से लगातार जरूरी राशन और मेडिकल सप्लाईज प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं। It's a great honor and you all really मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है and thank you so much and definitely भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस। थैंक यू सो मच। नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। एक साहसिक बचाव मिशन के दौरान IAF हेलीकॉप्टर्स ने 400 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों, जिनमें भारतीय, विदेशी और श्रीलंकाई शामिल थे, को सुरक्षित निकाला, जबकि गंभीर मरीजों को तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच समुद्री मोर्चे पर INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने राहत सामग्री कोलंबो बंदरगाह पर सौंप दी है। भारतीय सेनाएं मानवीय सेवा में सदैव अग्रणी रही है और भारत अपने पड़ोसी देशों की हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने के संकल्प को एक बार फिर से दोहराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की और हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूँ, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थनाएं, भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामलों की जांच के लिए CBI को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि CBI FIR न होने पर भी उन खातों को फ्रीज कर सकती है जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधों और फ्रॉड में किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम देश की प्रमुख जांच एजेंसी का तत्काल ध्यान खींचती है, इसीलिए CBI को सबसे पहले इन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में शामिल बैंकरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए भी CBI को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को मामले में जोड़ा और उनसे ये जानकारी देने के लिए कहा कि कब AI/ML आधारित सिस्टम का उपयोग संदिग्ध खातों की पहचान और अपराध की राशि को तुरंत फ्रीज करने के लिए किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत काम करने वाले सभी इंटरमीडियरीज को CBI को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधों की व्यापकता और उनके क्रॉस बॉर्डर स्वरूप को देखते हुए CBI इंटरपोल से भी सहायता ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की ओर से सिम कार्ड जारी करने में गंभीर लापरवाही भी हो रही है, जिसमें एक ही नाम पर कई सिम कार्ड शामिल हैं। इसलिए दूरसंचार विभाग को उपायों का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया ताकि सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया कि वो जल्द से जल्द राज्य साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया है। ये जानकारी स्वयं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने साझा की है। भारत के किसी चुनाव आयुक्त को ये गौरव पहली बार प्राप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाना भारत के लोकतांत्रिक विचार की भी जीत है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत सोमवार को जम्मू कश्मीर और यूपी में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती आतंकी हमले और जैश और गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की तलाशी ली। एनआईए ने दोनों राज्यों में कई आरोपियों और संदिग्धों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एनआईए ने कई डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा जिलों में 8 स्थानों पर छापेमारी की। इसके अलावा लखनऊ में एक स्थान पर तलाशी ली गई। बता दें कि एनआईए ने इससे पहले 26 और 27 नवंबर को अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और फरीदाबाद के अन्य स्थानों पर मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के परिसरों में व्यापक तलाशी ली थी। इन तलाशियों के दौरान एनआईए ने भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की और बम विस्फोट की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इनकी बारीकी से जांच की जा रही है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने अब तक मामले में 7 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये लॉन्च साउदर्न कमांड और त्रिसेवा अंडमान एवं निकोबार कमांड के समन्वय में किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस की साझेदारी में हुआ और अब इसे पूरी तरह भारतीय सेना द्वारा संचालित किया जा रहा है। एडवांस गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस मिसाइल ने हाई स्पीड, स्टेबिलिटी और टर्मिनल एक्यूरेसी दिखाई और सभी मिशन पैरामीटर्स को पूरा किया। नकली लड़ाई के हालात में किए गए इस टेस्ट ने बदलते बैटलफील्ड सिनेरियो में रियल टाइम लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की फोर्स की क्षमता को साबित किया। सदर्न कमांड का ये सफल लॉन्च डिफेंस भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये भारतीय सेना की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों को भी दिखाता है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकता है और भारत अब दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकता है। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केतकेओ अपने पहले आधिकारिक 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली में हैं। ये दौरा 2 दिसंबर तक यानी कि आज तक चलेगा। इस बीच 1 दिसंबर को उन्होंने अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति से मेल खाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के साथ साथ थाईलैंड को एक दीर्घकालिक मित्र के रूप में भी महत्व देता है। Before I
come to our relationship, Excellency, please accept our deepest condolences on the passing away of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand. I also take the opportunity to convey our respects and warm wishes for the good health of their Majesties and for the Thai National Day, which is coming up on the 5th of November. Excellency, India and Thailand have historically shared close and friendly ties. We value Thailand as a long-time friend, apart from being a very important maritime neighbor. India's Act East policy has found a sort of a match in Thailand's Look West policy. Our ties were elevated to a strategic partnership during the visit of Prime Minister Narendra Modi to Bangkok in April 2025 for the BIMSTEC summit and for his official visit. Several agreements, including in the field of handlooms and handicrafts, digital technologies, MSMEs and maritime heritage were signed on that occasion. In that background, given the rapidly evolving geopolitical and geo-economic environment which impacts both of us, we believe that a regular exchange of views on pressing issues is very useful. I think we have many common interests, including in our region. I particularly look forward to a deep discussion on the situation in Myanmar during your stay. Especially with regard to situation in our neighboring country. And I appreciated the in-depth discussion that I had with you a moment ago, and we agreed to keep in close touch and to share information on latest developments and also our latest thinking, because there will be elections in that country very soon. And I think as neighboring countries, we should try to align what we have to say about, and we recognize that we have to look at the situation from a realistic perspective. And just to add that we share the same goal as neighboring countries of that country, which is peaceful, stable, and a unified country. अप्रैल से सितंबर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18% बढ़कर 35.18 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं अमेरिकी निवेश दोगुना हुआ है। सोमवार को जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल सितंबर के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि हुई है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में अमेरिका से निवेश दोगुना से अधिक बढ़कर 6.62 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं अगर बीते वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल सितंबर की अवधि के दौरान विदेशों से निवेश 29.79 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2025-26 की पिछली जून सितंबर तिमाही के दौरान निवेश पिछले साल की तुलना में 21% से अधिक बढ़कर 16.54 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। ओडिशा के कोणार्क में 36वें कोणार्क फेस्टिवल का शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। कोणार्क सूर्य मंदिर की भव्य पृष्ठभूमि आयोजित इस समारोह में भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उद्घाटन समारोह की कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी रूप धरि विकट